भारतीय लोकतंत्र का ब्लैक होल है, यानी आपातकाल। भारत में 25 जून सन 1975 से लेकर 21 मार्च सन 1977 तक कुल 21 महीनों तक आपातकाल घोषित था। उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी की सलाह पर उस समय के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने भारतीय संविधान की अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा की थी। इंदिरा गांधी ने देश को आंतरिक और बाहरी खतरों का हवाला देते हुए आपातकाल की घोषणा की थी। आपातकाल की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री को मनमाने तरीके से नियम बनाकर देश चलाने का अधिकार मिल गया था। आपातकाल के दौरान इंदिरा सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए गए थे। इनमें बिना किसी आरोप के लोगों को हिरासत में लेना, बंदियों और राजनीतिक कैदियों को प्रताड़ित करना, जबरन लोगों की नसबंदी करना और जिसमें बड़े पैमाने पर कानूनों को अवैध रूप से लागू करना शामिल था। उस समय आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम कानून का सबसे अधिक दुरुपयोग किया गया था, जिससे आपातकाल के दौरान नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर भी भारी असर पड़ा था। जैसे कि 1 लाख से अधिक लोग गिरफ्तार, 24 घंटों में 6000 नसबंदी, आपातकाल का वो काला दौर जब लोकतंत्र से हुआ खिलवाड़, कुचली गई थी हर अभिव्यक्ति। तो ये बात है उस समय यानी साल 1971 की, जब भारत में अगर कोई सबसे बड़ा ताकतवर नेता था तो वो थी इंदिरा गांधी। क्योंकि हाल ही में उन्होंने पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग करके एक नया देश बनाया था। उनके इस फैसले की चर्चा भारत में ही नहीं बल्कि वॉशिंगटन की सड़कों तक थी। देश विदेश में उनके नाम का डंका बज रहा था और भारत की जनता तो उन्हें किसी महान नायिका के रूप में देखने लगी थी। वहीं युद्ध के बाद देश में आम चुनाव होने थे और हुए भी, जिसमें जनता ने इंदिरा गांधी पर अपना खूब प्यार बरसाया और उन्हें भारी मात्रा में वोट देकर जिताया, जिनसे उन्हें लोकसभा में कुल 352 सीट मिली और इंदिरा गांधी ने विपक्ष का सूपड़ा तो पूरी तरह से साफ कर दिया था। इंदिरा गांधी ने तो खुद रायबरेली से चुनाव लड़ा था और वहां से जबरदस्त जीत हासिल की थी। ये उनकी उपलब्धियां थीं, लेकिन लोगों को क्या पता था कि जल्द ही यही उपलब्धियां देश और जनता को बड़े संकट में डालने वाली थी। ये घटनाक्रम तो उस कहानी की शुरुआत भर थी, जिसके कारण सबसे पहले 25 और 26 जून को देश के कई नेता जेल की सलाखों के पीछे थे। जी हां, आपने बिल्कुल सही समझा। यहां हम बात कर रहे हैं भारतीय लोकतंत्र के काले अध्याय आपातकाल की। 25 जून सन 1975 इंदिरा गांधी के लिए एक बेहद ही महत्वपूर्ण फैसले का दिन था। उन्हें यह फैसला लेना था कि या तो पीएम पद से इस्तीफा दें या देश में आपातकाल लगा दें। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने तो अपना उत्तराधिकारी चुनने के लिए कांग्रेस संसदीय दल की बैठक भी बुला ली थी और यही नहीं, उन्होंने अपना त्याग पत्र भी टाइप करवा लिया था। लेकिन बहुत सोच समझकर अंत में उन्होंने ये डिसीजन ले ही लिया और 26 जून की सुबह अचानक से ऑल इंडिया रेडियो पर बज रहा मधुर संगीत रुक गया और घोषणा हुई कि भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। यह शब्द किसी और के नहीं बल्कि भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के थे, क्योंकि उन्होंने इस्तीफा न देते हुए देश में आपातकाल लगाने का डिसीजन लिया था। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्या वजह थी कि इंदिरा गांधी अपना इस्तीफा देना चाहती थी। तो जब डिसीजन इस्तीफा देने का था तो आपातकाल लगाने का डिसीजन कैसे ले लिया? देखिए, इतिहास एक बड़ा ही दिलचस्प विषय होकर आम इंसान की सोच से बिल्कुल भी परे होता है। तो आप अगर एक सवाल को खोजने जाओगे तो कई सवालों के जवाब खोजने पड़ जाते हैं। यहां भी कुछ ऐसा ही है। आपातकाल क्यों लगा? प्रधानमंत्री ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? और सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर 350 से अधिक सीट जीतने वाली और विपक्ष का सूपड़ा साफ कर देने वाली नेता को इस्तीफा देने की नौबत आई कैसे? तो इसे सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। अब थोड़ा अतीत यानी साल 1971 में वापस लौटते हैं, जब इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग कर दिया था। बेशक उनका यह फैसला एक अच्छा फैसला था, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम सीधे सीधे भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले थे। हजारों लाखों शरणार्थी और युद्ध के बाद बढ़ती महंगाई
देश के विकास को रोक रही थी। गरीबी हटाओ का नारा तो अब बस एक नारा ही बनकर रह गया था, जिसके चलते देश के कई क्षेत्रों में जनता मूलभूत सुविधाओं के लिए मोहताज थी। अक्सर कहा जाता है कि आप भले ही दुनिया में हजारों युद्ध जीत लें, लेकिन अगर देश के अंदर जनता ही संतुष्ट न हो तो सब कुछ व्यर्थ माना जाएगा। इसीलिए ये बढ़ती महंगाई ही आपातकाल की पृष्ठभूमि थी, जिसे छुपाने के लिए आनन फानन में इमरजेंसी यानी आपातकाल की घोषणा की गई थी। अब आपातकाल तो लग गया, लेकिन इसके बाद की कहानी लिखी गई गुजरात और बिहार में। यहाँ जो हुआ उसने सरकार की नींव ही हिला दी। जब देश के भविष्य यानी छात्र ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल लें तो उसके परिणाम दूरगामी ही होते हैं। उस समय गुजरात में कांग्रेस की सरकार थी और मुख्यमंत्री थे चिमन भाई पटेल। भ्रष्टाचार इस कदर फैला था कि जनता चिमन भाई पटेल को चिमन चोर तक कहने लगी थी और छात्रों ने यहाँ मोर्चा संभाल रखा था। दिसंबर सन 1973 में जब मोरबी इंजीनियरिंग कॉलेज के कुछ छात्रों ने अपने भोजन के बिलों में हुई वृद्धि के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया तो उनका असंतोष सार्वजनिक आक्रोश में बदल गया तथा इन सभी विरोधों को जल्द ही व्यापक समर्थन मिला और सरकार के खिलाफ एक राज्यव्यापी जन आंदोलन शुरू हो गया। छात्रों ने गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन से असंख्य लोगों को जोड़ा। इसका असर ये हुआ कि मुख्यमंत्री को मजबूरन इस्तीफा देना पड़ा, जिसके कारण नई चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया। गुजरात में तो आंदोलन सफल रहा, लेकिन अब बारी थी बिहार की। यहां मोर्चा जिस व्यक्ति ने संभाला था उसका नाम था जयप्रकाश नारायण। देखा जाए तो ये कोई आम व्यक्ति नहीं थे, बल्कि एक स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। जाहिर सी बात है, आंदोलन की ABCD वो इंदिरा गांधी से बेहतर जानते और समझते थे। उनके नेतृत्व में सभी विपक्ष के नेता और छात्र एकजुट हुए। उन्होंने ही सबसे पहले संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। जाहिर है, इसका उद्देश्य आंतरिक युद्ध नहीं, बल्कि इंदिरा गांधी की सत्ता को जड़ से उखाड़ फेंकना था। अक्सर ऐसा होता ही है कि किसी लोकप्रिय नेता के खिलाफ अगर कुछ कहो तो उसे देश विरोधी मान लिया जाता है। इसलिए यहाँ भी यही हुआ। JP आंदोलन में दिया गया संपूर्ण क्रांति का नारा देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा बताया गया। इसके बाद जो हुआ उसे हम लोकतंत्र के काले अध्याय के रूप में जानते हैं। बिहार और गुजरात में जो हुआ उसने सरकार की नींव हिलाकर रख दी थी, लेकिन अभी एक और घटनाक्रम बाकी था। सड़कों पर लड़ाई तो जारी थी, लेकिन अभी कोर्ट में भी इंदिरा जी को चुनौती मिल रही थी। अब बात को और बारीकी से समझने के लिए एक बार फिर सन 1971 में लौटते हैं। रायबरेली लोकसभा सीट पर इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा था समाजवादी के नेता राजनारायण ने। जब इंदिरा गांधी की सत्ता को चुनौती मिलने लगी तो राजनारायण ने भी उनके खिलाफ अपना मोर्चा खोल दिया। अदालत में इंदिरा गांधी पर आरोप लगाए गए कि उन्होंने चुनाव जीतने के लिए सरकारी मशीनरी का गलत उपयोग किया है। उस समय इलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा मामले की सुनवाई कर रहे थे। इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान इंदिरा गांधी को खुद कोर्ट में पेश होना पड़ा। यह भारत के इतिहास में पहली बार था जब कोई प्रधानमंत्री कोर्ट में पेश हुआ था। इधर जस्टिस सिन्हा को इंदिरा गांधी के पक्ष में फैसला सुनाने के लिए लगातार प्रलोभन मिल रहे थे, लेकिन दुनिया में हर कोई बिकाऊ नहीं होता। उन्होंने सभी की दलीलों को सुना और 12 जून सन 1975 को अपना फैसला सुनाया और यह फैसला ऐतिहासिक था। जस्टिस सिन्हा ने इंदिरा गांधी के चुनाव को शून्य घोषित कर दिया और 6 साल के लिए इंदिरा गांधी को किसी भी संवैधानिक पद के लिए अयोग्य ठहरा दिया। अब हाई कोर्ट ने तो अपना फैसला दे दिया था, लेकिन अब बारी थी सुप्रीम कोर्ट की। इंदिरा गांधी ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें जस्टिस VR कृष्णा अय्यर मामले की सुनवाई कर रहे थे। इंदिरा गांधी के वकीलों ने बताया कि देश की स्थिरता को ध्यान में रखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे लगाना बेहद जरूरी है। जस्टिस अय्यर ने दोनों पक्ष की दलीलों को सुना और 24 जून को अपना फैसला सुनाया और उन्होंने यह फैसला दिया कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के पद पर तो रह सकती हैं, लेकिन संसद में वोट नहीं दे सकती
और सांसद के रूप में मिलने वाले वेतन और भत्ते की भी हकदार नहीं होंगी। बस अब क्या था, जिसके बाद इंदिरा गांधी ने डिसीजन ले लिया था कि देश को अब वह आपातकाल लगाकर ही चलाएंगी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ऑल इंडिया रेडियो पर आपातकाल की घोषणा कर दी। इस खबर को सुनने वाले उतने ही बेखबर थे जितना कि उनके कैबिनेट के मंत्री। प्रधानमंत्री के ऑल इंडिया रेडियो स्टूडियो में जाने से कुछ घंटे पहले ही उन्हें आपातकाल लगाए जाने की सूचना मिली थी। आपातकाल की घोषणा पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने 25 व 26 जून की दरमियानी रात ही हस्ताक्षर कर दिए थे। इसके तुरंत बाद दिल्ली भर के अखबारों के प्रेस अंधेरे में डूब गए और बिजली कटने के कारण अगले 2 दिनों तक कुछ भी नहीं छप सका। दूसरी ओर 26 जून की सुबह सुबह कांग्रेस पार्टी का विरोध करने वाले सैकड़ों राजनीतिक नेताओं, कार्यकर्ताओं और ट्रेड यूनियन वालों को भी जबरन जेल में डाल दिया गया। देश भर की जेल राजनीतिक बंदियों से भर दी गई थी। मानते हो ना, क्योंकि यही है लोकतंत्र का काला इतिहास। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को एक पत्र भी लिखा था। उन्होंने पत्र में लिखा कि वे कैबिनेट से बात करने की इच्छुक थी, लेकिन दुर्भाग्यवश उस रात यह संभव नहीं हो पाया था। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा कि आंतरिक अशांति के कारण भारत की सुरक्षा खतरे में थी और आपातकाल लागू होते ही सेना ने मोर्चा संभाल लिया था। गिरफ्तारियों का दौर शुरू हो चुका था। लगभग 1 लाख लोगों को जबरन जेलों में ठूंस दिया गया था। इसलिए 25 जून सन 1975 की यह तारीख भूले से भी नहीं भुलाई जा सकती है, क्योंकि ये भारतीय लोकतंत्र के इतिहास की सबसे खौफजदा तारीख थी और इसी दिन देश में लोकतंत्र की हत्या की गई थी। यह तारीख इतिहास के पन्नों में काले अक्षरों से दर्ज है। इंदिरा गांधी 22 जून सन 1975 को ही देश में आपातकाल को लागू करने की योजना बना ली थी, जिसके ठीक तीसरे दिन यानी 25 जून की रात को देश में आपातकाल लागू कर दिया था। इंदिरा गांधी ने तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से आर्टिकल 352 का इस्तेमाल करते हुए आपातकाल के कागजात पर दस्तखत करवाया था। जिस वक्त ये सब हो रहा था, उस वक्त इंदिरा गांधी ने कैबिनेट को भी इसकी जानकारी नहीं दी थी। केवल कुछ विश्वस्त लोगों के पास ही यह जानकारी थी कि देश में आपातकाल लागू होने वाला है। आपातकाल यह कोई अचानक में लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि पहले ही बन चुकी थी आपातकाल की योजना। उस समय के वरिष्ठ पत्रकार रहे स्वर्गीय कुलदीप नैयर ने अपनी किताब एक जिंदगी काफी नहीं में तत्कालीन इंदिरा गांधी द्वारा रेडियो के माध्यम से आपातकाल की घोषणा करने की विस्तृत जानकारी दी। हालांकि उन्होंने आपातकाल पर एक अलग से किताब भी लिखी है। खैर, कोई बात नहीं, ऐसी बहुत सी किताबें बाजार में उपलब्ध है, तो वापस अपने कहानी पर आते हैं। आपातकाल के लागू होते ही एक झटके में सभी देशवासियों से उनके सारे मूलभूत अधिकार छीन लिए गए और एक व्यक्ति का शासन देश में लागू हो गया था। वो जिसे चाहे उसे गिरफ्तार करें या उनकी नसबंदी। यहाँ तक कि जयप्रकाश नारायण जैसे वरिष्ठ नेताओं तक को नहीं बख्शा गया था और प्रेस के मुंह पर तो पूरी तरह से ताला लगा दिया गया था। उस वक्त कई विदेशी अखबारों के पत्रकारों का तो स्वदेश लौट जाने की हिदायत तक दी गई थी। आपातकाल के समय उनकी मनमानी इस कदर तक बढ़ गई थी कि जनसंख्या नियंत्रण के नाम पर नसबंदी अभियान का उग्र रूप तक देखने को मिला। उस वक्त तो ऐसी भी खबरें सामने आई थीं कि पुलिस ने पूरे के पूरे गांव को ही घेर लिया और लोगों की जबरदस्ती नसबंदी कराई, क्योंकि उन सभी को एक टारगेट दिया गया था। एक्चुअली में ये सब संजय गांधी के इशारे पर हो रहा था, इसलिए डॉक्टरों ने तो नसबंदी के आंकड़ों को पूरा करने के लिए युवकों को भी निशाने पर लिया। उन्हें पकड़ पकड़ कर उनकी जबरदस्ती नसबंदी की गई। 70 से लेकर 90 के दशक के जो लोग आज भी जीवित हैं, उनके जहन में तो आपातकाल की क्रूर और भयावह यादें आज भी तरोताज़ा हैं। 50 लाख से ज्यादा लोगों की जबरदस्ती नसबंदी कराई गई थी। जबरन नसबंदी की वजह से अनुमानन 2000 लोगों की मौत हो गई थी। उस समय नसबंदी कराने वालों को 75 रुपये मुआवजा, 1 दिन की छुट्टी और 1 डिब्बा देशी घी का दिया जाता था। इंदिरा जी के बेटे संजय गांधी ने
राज्य के सभी मुख्यमंत्रियों से नसबंदी अभियान को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया था। हरियाणा में तो 3 सप्ताह के भीतर ही 60,000 से अधिक लोगों की नसबंदी की गई थी। दिल्ली के संवेदनशील मुस्लिम इलाकों में 1 साल के भीतर 13,000 से भी ज्यादा नसबंदी की गई थी। फिलहाल 21 मार्च सन 1977 को देश का काला अध्याय यानी आपातकाल तो खत्म हो गया, लेकिन अब दोबारा देश में आपातकाल संभव नहीं। उस समय दोनों सदनों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त थी, क्योंकि लोकसभा में 352 और राज्यसभा में 523 सीटें। हालांकि या आने वाली सरकारों में ऐसी बहुमत की संभावना बहुत ही कम है। तब की क्षेत्रीय पार्टियां आज जितनी मजबूत नहीं थीं, आज के दौर में राज्य भी आर्थिक व राजनीतिक रूप से कहीं ज्यादा आजाद हैं। न्यायपालिका सरकार के अधीन नहीं है, जैसे सन 1975 में जब लोगों से जीने और आजादी का पूरा अधिकार भी छीन लिया गया था। राष्ट्रपति को अधिकार देने वाले अनुच्छेद 352 को पहले से अधिक सुरक्षित कर दिया गया है। सोशल मीडिया और कनेक्टिविटी के चलते अब खबरों पर नियंत्रण कर पाना संभव नहीं है। विश्व स्तर पर भी भारतीय लोकतंत्र की पहचान है। ऐसे में किसी के लिए ऐसा कदम उठाना अब संभव नहीं है। तो ये थी इंदिरा गांधी और संजय गांधी सरकार द्वारा लगाए गए आपातकाल की शुरू से लेकर अंत तक की कहानी। आशा करता हूं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इसी कहानी के साथ आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा इसी तरह की किसी एक नई रोचक कहानी के साथ। धन्यवाद।